Welcome to Online Engineering, my dear friends. Myself Prakash Chandra Singh, and now we discuss over a fresh new topic number 6, alloying effect. Alloying की अब हम इफेक्ट के बारे में देखेंगे. डिफरेंट एलिमेंट को हम alloying करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू स्टील, नॉट आयरन, विद रिस्पेक्ट टू स्टील. मैंने साफ साफ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू स्टील. ऐसा मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज हमने आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम से हमने स्टील पाया था. अब एज पर आर नीड हमने हीट ट्रीटमेंट कराया. कुछ फैक्टर हमारे सेटिस्फाइड भी किए, कुछ हमारे नहीं किए. तो जो हमारे फैक्टर्स नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं एज पर हमारे नीड, तो उसके लिए हम एलॉइंग की तरफ अप्रोच करते हैं. तो हम स्टील पे ही टोटल वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टील जो है ऑफ कोर्स हमारा एलॉय है ही है, साथ में हम और भी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट. जस्ट मैंने पीछे वाले लेक्चर के कंसिक्वेंस में कंसिक्वेंस के बाद जो मैं सीक्वेंस बना रहा था इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, तो मैंने यही बात बोली थी आपको कि हमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमें क्रिस्टल इम्परफेक्शन से या फिर स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म से या फिर हीट ट्रीटमेंट से हमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें कभी स्ट्रेंथ मिल जा रही है तो कभी डक्टिलिटी घट जा रही है, तो कभी ब्रिटलनेस मिल जा रही है काफ़ी अच्छी, तो कभी टफनेस हमारी घट जा रही है. कभी ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो कभी कोरोजन आने लग रहा है, कभी कोरोजन नहीं हो रहा है तो कभी हाईली अनस्टेबल होके वो स्ट्रक्चर हमारा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है. तो दीज आर ऑल द फैक्ट्स. तो हम चीज़ों को बैलेंस में नहीं बना पा रहे हैं. हम कितनी भी परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड करें, चाहे जो भी इंटरस्टिशियल एटम्स को ऐड करें, तभी भी हम परफेक्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम प्रोडक्ट को नहीं पा रहे हैं. तो हमारा अब तो जाके एलॉय बन चुका है. हीट ट्रीटमेंट तक हमने एलॉय से वर्क किया. तो हीट ट्रीटमेंट के बाद ये एलॉइंग इफेक्ट क्यों आया? तो वो इसलिए आया कि अब हमने एलॉय तो पा लिया है, बट एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमारी 100% हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है. 80% 70% ही हो रही है. तो जो ये 20-30% जो नीड्स है जिसको पूरा करना है, उसके लिए हम अलग से एलिमेंट की डोपिंग करेंगे, एलॉइंग करेंगे. ठीक है, स्टील हमारा ऑफ कोर्स पहले से ही एलॉय है, उसमें और अलग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे. जैसे कि सपोज दैट ये स्टील हमारा कोरिजन होना शुरू हो गया, इसकी टफनेस सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके, 100% सारे जो हमें पैरामीटर चाहिए सब कुछ ओके है, बट ये कोरॉइड हो रहा है. तो कोरॉइड के लिए नियोबियम या फिर बोरॉन इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको. सो दीज आर द फैक्ट्स. बिकॉज यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है ये कोरोसिव रेजिस्टेंस कौन देता है? ये बोरॉन देता है. तो ये सब चीज़ें आपको माय डियर फ्रेंड्स, ये सब लेबोरेटरिकल टेस्टेड चीज़ें हैं, ये सब आपको याद करनी पड़ेगी. इसीलिए मैंने डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैंने सारे के सारे डेटा मैंने लिख दिए कि क्या ऐड करोगे तो क्या आपको मिलने वाला है आपके स्टील में, फिर क्या ऐड करोगे तो आपके स्टील में क्या मिलने वाला है. क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए कुछ नहीं है. इज इट ओके ना? यहाँ पे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है. आपको हीट ट्रीटमेंट से स्टील मिला था, 100% जो प्रोडक्ट आपका मिला था वो 100% कैपेबल नहीं था, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको 100% सूट नहीं कर रहा था. तो अब हम एलॉइंग में गए और इफेक्ट देख रहे हैं कि हमारा जो भी 100% रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर ले. तो यस, यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा 100% हमारी रिक्वायरमेंट. तो कैसे होगा कि डिफरेंट एलिमेंट को उठाओ और ये जो एलॉय है, ये जो स्टील है, इसमें ऐड करते जाओ. अगर आपको क्रीप रेजिस्टेंस चाहिए तो आप नियोबियम को उठा लो. क्रीप रेजिस्टेंस साफ साफ लिखा है. स्टेबल को देखो, क्रीप रेजिस्टेंस की कमी पड़ रही है, नियोबियम को डाल दो. नियोबियम को डाल दिया अपने स्टील में, क्रीप रेजिस्टेंस इसमें आ गई. तो इसी तरीके से है कि ये अलग अलग आपके पास एलिमेंट्स हैं. इसके बाद और भी 4 एलिमेंट हैं जिसमें टंगस्टन, वैनेडियम और उसकी क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम. ये 4 एलिमेंट के बारे में मैं और भी कोट कराऊंगा. ये टोटल के टोटल 3, 3, 6, 3, 9, टोटल 9 यहाँ पे है और 4 और मैं ऐड कराऊंगा जब आप इसको नोट कर लेंगे. तो टोटल 13 एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. क्लियर? डायरेक्ट ईएसी या फिर एसएससी ये गेट में जनरली नहीं पूछता है. ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव में या फिर एसएससी जेई के ऑब्जेक्टिव में या डिफरेंट पीएसयूज में ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नियोबियम मिला दिए या फिर सिलिकॉन मिला दोगे तो क्या आपके स्टील पे फर्क पड़ने वाला है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं. या फिर डायरेक्ट ऐसा देगा कि अगर आपको मैग्नेटिक सॉफ्टनेस चाहिए आपकी स्टील की तो आपको क्या करना पड़ेगा. तो डायरेक्ट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक सॉफ्टनेस चाहिए तो मुझे सिलिकॉन को ऐड करना है अपने स्टील में, मैग्नेटिक सॉफ्टनेस. या फिर कहे कि अगर आपको स्टील को ही आपको ये ऐसा बनाना है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज करें तो आप उसमें क्या करोगे? सिलिकॉन की डोपिंग करोगे, क्योंकि मैग्नेटिक सॉफ्टनेस आ गया. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए काफी फ्रूटफुल हो गया है. ये ट्रांसफार्मर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग, इन सब सारी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको आंसरिंग करना पड़ेगा. तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, यहाँ पर टोटल चीजें रटने वाली हैं, तो आपको रटना ही पड़ेगा.
यहाँ पे कुछ भी समझाने वाला नहीं है, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने सारी चीजें एक चार्ट बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको इसको नोट करना है। टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम एंड मोलिब्डेनम, इन चारों का मैं आपको फिर से बताऊंगा, और उसके साथ ये पूरा का पूरा एलॉइंग इफेक्ट, ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा काफी कम टाइम में। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। इसमें क्या है, एक बार मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये अगर सल्फर आप अपने स्टील में ऐड करते हो तो ये आयरन सल्फाइड बनाएगा। क्लियर? अगर सल्फर आप ऐड करते हो तो ये आयरन सल्फाइड बनाएगा, और इस आयरन सल्फाइड की मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर काफी ज्यादा होती है, अपने आप मतलब इनहैंस कर जाएगी। हॉट वर्किंग प्रोसेस के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा। हॉट वर्किंग, जितने भी सारे हॉट वर्किंग प्रोसेस हैं उसके लिए ये आयरन सल्फाइड जो बना वो डिफिकल्ट आपके लिए बन जाएगा। हॉट क्रैकिंग टेंडेंसी आने लगेगी, अगर आप हॉट वर्किंग कराते हो तो क्रैकिंग टेंडेंसी आनी शुरू हो जाएगी, इसीलिए हॉट वर्किंग प्रोसेस मत कराओ। इसकी मशीनेबिलिटी बढ़ती है अगर आप ऐड करते हो सल्फर। अगर सल्फर आप स्टील में ऐड करते हो तो मशीनेबिलिटी बढ़ती है, बट कम मात्रा में अगर ऐड किए तब। अगर ज्यादा मात्रा में ऐड किए तो आयरन सल्फाइड इतना हार्ड एंड ब्रिटल बनेगा कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कम मात्रा में अगर हार्ड एंड ब्रिटल बना तो आप मशीनिंग नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप मशीनिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी, डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग काफी अच्छी होती है, इसीलिए मशीनेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी। कब होगी? जब स्मॉल अमाउंट में आप ऐड करोगे सल्फर को अपने स्टील में। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है। आप सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ के टाइम वेस्ट करूं, बट स्पीडी रूप से मैं पढ़ता हूं, ठीक है? कि फास्फोरस को अगर ऐड करते हैं स्टील में तो आयरन फॉस्फेट बनता है जो कि ब्रिटेल होगा, काफी हार्ड होगा। सो दीज आर द फैक्ट्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर थोड़ा सा हम इसमें फास्फोरस हम ऐड करते हैं अपने स्टील में। दीज आर द फैक्ट्स। एंड सिलिकॉन को अगर करते हैं तो सिलिकॉन को मैंने बताया टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस बढ़ जाती है विदाउट डिक्रीजिंग ऑफ डक्टिलिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सिलिकॉन मेक्स स्टील मैग्नेटिकल सॉफ्ट। मैग्नेटिकल सॉफ्ट का मतलब क्या है कि जो स्टील है लो पावर लॉस करेगा, किसमें? इलेक्ट्रिकल में, मैग्नेटिक फील्ड में लो पावर लॉस करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि हो गए ट्रांसफार्मर, आर्मेचर वाइंडिंग, दीज आर ऑल में, इन सब में काफी फ्रूटफुल होगा, यूज्ड इन। एंड पावरफुल डीऑक्सीडाइजर होता है। साथ में सिलिका डीकंपोज सीमेंटाइट इनटू ग्रेफाइट, हेंस कॉल्ड ग्रेफाटाइजर। इसीलिए सिलिका को ग्रेफाटाइजर बोला जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ठीक है? अब मैंगनीज की बात करें तो ये इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस स्टील की बढ़ा देती है। साथ में एब्रेसिव रेजिस्टेंस, एब्रेशन का मतलब घिसना, तो ये भी रेजिस्टेंस ये बढ़ा देगी। दैट मींस व्हाट? सरफेस इसका हार्ड हो जाएगा। और अगर कम मात्रा में अगर मैंने मैग्नीज को ऐड किया है स्टील में तो इसकी मशीनेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है? ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर। ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर का मतलब क्या? जो आपने फेज डायग्राम पीडी मतलब फेज डायग्राम में जो आपने A1 लाइन, A3 लाइन और ACM लाइन जो मैंने आपको बताया था, मैंने वहां पे आपको बताया था L1 के फॉर्म में, L3 के फॉर्म में और उसके बाद L4 के फॉर्म में, ऐसे मैंने आपको बताया था। जो लाइन मैंने बताई थी फेज डायग्राम में, तो ये वही ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर, उसमें ऑस्टेनाइट आपको मिल रहा था, तो उसको स्टेबलाइज करने का ये काम करता है, ठीक है? अब निकेल की बात करते हैं। निकेल की बात करते हैं तो सेम वही, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस विदाउट डिक्रीजिंग ऑफ डक्टिलिटी, ये सब करेगा काम। ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रीप रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। और उसके बाद कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील को कम कर देता है अगर हमने निकेल को ऐड किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दैट मींस मैग्नेटिकल सॉफ्टनेस, ये सिलिकॉन का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ इसमें क्रैकिंग, ये हॉट वर्किंग इज डिफिकल्ट, ये इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ डिफरेंट जैसा है, ठीक है? ओके। और ये भी ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने लाइन की तरफ मैंने बना रखा है, तो आप इसको लिखिए L1, L3 एंड L4 अंडर व्हाट? अंडर फेज डायग्राम। चलिए अब एल्युमिनियम की बात करें तो ये अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्युमिनियम आपने ऐड कर दिया स्टील में तो एल्यूमिनियम बना लेगा, जो कि बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, ओके? बट अगर एल्युमिनियम को आपने मिक्स किया तो ये ग्रेन रिफाइनरी का काम करता है, ये ग्रेन को रिफाइन कर देता है। दैट मींस व्हाट? की ब्रिटलनेस बढ़ गई मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ जाती है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और ये पावरफुल डीऑक्सीडाइजर का काम करता है, इसको आपको कोड करना है, ठीक है? तो ये रही बात एल्यूमिना की। निकेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम में ये क्रीप रेजिस्टेंस आपको कोड करना जरूरी है, एंड कार्बाइड फॉर्मेशन एलिमेंट ये होता है। ग्रेन रिफाइन तो होगा ही होगा, ठीक है? ग्रेन रिफाइन का मतलब ग्रेन की साइज छोटी, दैट मींस ब्रिटल की तरफ अप्रोच करेगा। नियोबियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था कि क्रीप रेजिस्टेंस एंड हॉट हार्डनेस ये प्रोवाइड करता है और क्रीप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टील को अगर आप नियोबियम को ऐड करते हो, और साथ में स्टेबल कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? और अगर बोरान आप ऐड करते हो स्टील में तो ये क्या काम करता है? ये सरफेस हार्डनेस को बढ़ा देता है, वियर एंड
कोरोसिव रेजिस्टेंस को भी ये बढ़ा देता है। स्पेशली कौन करता है? ये बोरॉन करता है, ठीक है। तो अगर इन सब सारे एलिमेंट्स को अपने स्टील में ऐड करते हो एज पर रिक्वायरमेंट, तो आपको सुटेबल कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं टंगस्टन के तरफ, क्रोमियम के तरफ, वैनेडियम के तरफ और मोलिब्डेनम की तरफ, कि ये 4 एलिमेंट और बचे हैं, तो इन चारों के बारे में स्टडी करते हैं कि इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से ये टंगस्टन है, ये टंगस्टन है, ये क्रोमियम है, ये क्रोमियम, ये वैनेडियम है, ये मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो अब ये 4 एलिमेंट का एक साथ देखते हैं। ये चारों एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट को अगर आप एलॉइंग करते हो स्टील के साथ, तो ये कार्बाइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देगा, ये हार्डनेस ऑफ स्टील को बढ़ा देगा एंड क्रीप रेजिस्टेंस ऑफ स्टील को ये बढ़ा देगा। ये और ये साथ में ग्रेन ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। ग्रेन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है? सेम वही टेक्निक जो मैंने पीछे बताई है कि इस तरीके से ये जैमर लगा देता है। सपोज ये ग्रेन है, अब ये ग्रेन फैलने की कोशिश कर रहा है, तो ये जैम कर देगा, क्योंकि कार्बाइड है, इसके चारों तरफ होंगे, ये हिलने नहीं देगा। दैट मीन्स ये ऐसे ग्रेन को बढ़ने नहीं देगा, ये ब्लॉक करके रख देगा। तो ग्रेन के ग्रोथ को या तो ये रोक भी सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है, डिपेंड ऑन मिक्सिंग ऑफ एलॉइंग, ठीक है। तो ये यहाँ बात हुई। अब स्पेशली अगर केवल टंगस्टन की बात की जाए, टंगस्टन की प्रॉपर्टी एंड क्वालिटी की अगर बात की जाए अंडर द एलॉइंग इन स्टील में, तो ये हॉट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टील को एंड हॉट हार्डनेस। जहां पे हॉट बात आए दैट मीन्स व्हाट की टंगस्टन की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मोलिब्डेनम की बात की जाए तो ये क्रीप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसमें? स्टील में। और अगर क्रोमियम की बात किया जाए तो CR एंड कोरोसिव। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये अगर क्रोमियम की बात आ रही है तो ये कोरोसिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपके स्टील में, और ये अगर वैनेडियम की बात हो रही है तो ये फटीग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फटीग स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है आपके स्टील में। तो इसके साथ टोटल ऊपर 3 थे और यहाँ पे 3 6 हो गए, और यहाँ पे 3 9 हो गए, और 9 4 13, टोटल 13 एलिमेंट की एलॉइंग इन व्हाट इन स्टील आपको करना है। और ये 13 एलिमेंट्स की ये चीज़ों को बुलेट वर्ड्स में आपको अंडरलाइन करके चीज़ों को याद रखना है। तो इसको भी आप नोट करिए, सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए। और इसी के साथ ये एलॉइंग इफेक्ट इन स्टील, स्पेशली स्टील के लिए ही पढ़ना है। स्टील को मैंने बोला भी है कि स्केलेटन ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो केवल स्टील के लिए ही पढ़ना है, और किसी एलिमेंट में एलॉइंग नहीं करनी है। ये सब सारे एलिमेंट की केवल स्टील में ही करना है। तो इसी के साथ ये एलॉइंग इफेक्ट, दैट मीन्स टॉपिक नंबर 6 ये फिनिश होता है। अब अगले हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऐसा क्यों हम पढ़ रहे हैं कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी एज पर आवर नीड, हमने एलॉइंग करके 100% फुलफिल कर लिया। तो उसकी प्रॉपर्टी को जरा देखते हैं कि ये कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लगा के हम मटेरियल्स की, अब ये जो हमने फाइनल प्रोडक्ट में बिल्कुल 100% सुटेबल हमने जो मटेरियल पाया है आफ्टर एलॉइंग, सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले मटेरियल के को एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से उसके क्रिस्टल लेवल पे स्टडी किया था। क्रिस्टल लेवल पे स्टडी करके उसमें स्टैकिंग फॉल्ट या बहुत सारे फॉल्ट्स को क्रिएट करके मटेरियल की हमने स्ट्रेंथ को पाया था, क्रिस्टल इम्परफेक्शन। और उसके बाद हमने क्या किया था कि स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म से मटेरियल में कैसे कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सकते हैं, कैसे डिसलोकेशन करा करा के क्या क्या हो सकता है, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ लेना हमने शुरू किया था। उसके बाद मटेरियल के डिफरेंट हमने फेसेस के बारे में स्टडी किया था, दैट मीन्स व्हाट फेस डायग्राम, चैप्टर नंबर 4 में। अब चैप्टर नंबर 5 में जब आए तो वहां से फेसेस डायग्राम से हमें स्टील मिला और जो कि स्टेबल नहीं था, क्लियर। तो चैप्टर नंबर 5 में आके हीट ट्रीटमेंट करा के हमने मटेरियल को स्टेबल करने की लाख कोशिश की, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ और साथ में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी कि कभी डक्टिलिटी कभी कुछ तो वो सब पाने की कोशिश की। बट चैप्टर नंबर 5 में हीट ट्रीटमेंट में कुछ पैरामीटर मिसिंग हो रहे थे। कभी कभी आपका जो स्टील था कोरिजन होने लग रहा था, कभी वियर कभी टियर, कभी ये सब सारी चीजें होने लग रही थी। तो उसके लिए आपने क्या काम किया कि चैप्टर नंबर 6 में आए और एलॉइंग इफेक्ट का यूज किया। एलॉइंग इफेक्ट का यूज करके चैप्टर को 100% आपने स्टील को आपने 100% क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, 100% सुटेबल कर दिया एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब एज पर आवर रिक्वायरमेंट अपने स्टील को आपने सेट कर लिया है किसमें? चैप्टर नंबर 6 में। तो अब अगला चैप्टर आने वाला है कि आपका जो ये स्टील है 100% एज पर योर रिक्वायरमेंट करेक्ट है। तो चलो इसकी प्रॉपर्टी को जरा चेक करते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7 इज नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, या फिर मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या मटेरियल्स की प्रॉपर्टी या मटेरियल्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 7 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, और वहां पे हम यूज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कुछ बेसिक चीजों का।
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की ग्राफ्स का, और वहां से सारे हुक्स लॉ को देखते हुए प्रूफ स्ट्रेस रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब सारे के सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स को चेक करके मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे 100% हम साइन कर देंगे कि यस ये मटेरियल 100% सुटेबल है, तब इसको भेजेंगे टेस्टिंग जोन में, दैट मींस व्हाट, चैप्टर नंबर 8 में। क्लियर? सो दीज आर द सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस है। ये सारे के सारे जो चैप्टर बने ऐसा नहीं है कि ये सब अलग अलग है, सब के सब इंटरलिंक्ड है। ऐसे ही हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट एक ही नॉवल जैसा होता है, कहानी पूरी एक ही रहती है, लेकिन अपने इजीनेस के लिए हम बाइफर्केट कर देते हैं, मतलब एक चैप्टर अलग बना दिए, एक चैप्टर अलग बना दिए, एक चैप्टर अलग बना दिए, बट ये एक नॉवल की तरह ही पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। हर चीज एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड होगी और सीक्वेंस में चल रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नंबर हमारा 7 होगा, जो कि होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तब तक आप स्टे होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। आप घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि स्वस्थता जब रहेगी तभी व्यस्तता आएगी, तभी आप हार्डवर्क करोगे और तभी आपकी मस्ती आएगी, क्योंकि तभी आप सक्सेस होगे। तो सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना है, फिर मस्त रहना है और व्यस्त रहना है। अगेन आई विल रिपीट कि स्वस्थता के बाद मस्ती नहीं आती, तो सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना है, फिर व्यस्त रहना है, एंड देन मस्ती आपके पास आएगी। सो हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।